इसमें इन्होंने दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको एक कन्वर्जिंग लेंस के जस्ट पास में रख दिया गया है और स्क्रीन एस जो है वो प्लेस्ड है फोकल प्लेन में। पहली बात तो फोकल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करो और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो है स्लैब का इंक्रीज कर रहा है, बॉटम पे 0.1 है और इंक्रीज करके टॉप पे जो है वो इतना इंक्रीज कर जाता है 2 × 10⁻⁴, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, ज्यादा तो नहीं। और बोला कि एक पैरेलल बीम को यहाँ पे भेजा गया है इस स्लैब में। पूछा है किस तरह का लाइट पैटर्न जो है वो स्क्रीन पर अपीयर होगा। ठीक है, अब सबसे पहला इसके अंदर जो थॉट आएगा, जो मेरे अंदर जो थॉट आया था वो मेरे अंदर ये आया था कि मैं उसी थॉट से तुम्हें जो है बताने की कोशिश करता हूं जिस थॉट से मैंने इसको सोचा था। ठीक है, मैंने बोला लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन होगा पहले पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलरली आ रही है, तो हम सारे जानते ही हैं कि आई का वैल्यू 0 है, तो इट डजंट मैटर कि रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन, आर मस्ट बी 0। तो लाइट तुम्हारी ऐसे कैसे निकल जाएगी, ऐसे कैसे। ठीक है, तो यहां से एक पैरेलल बीम आएगी, तो अगर यहाँ पर एक पैरेलल बीम आएगी तो ये तो एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये इसको कन्वर्ज कर देगा, तो फोकस पर एक डॉट बन जानी चाहिए। और किस तरह का पैटर्न अपीयर होगा, है ना, तो एक डॉट बन जानी चाहिए बिल्कुल सेंटर के ऊपर। तो ये जो है वो फर्स्ट मेरा आंसर था। फिर जाहिर सी बात है मैं जानता था कि ये आंसर तो गलत ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर वो इतनी सारी म्यू की बकवास क्यों करता और क्या और तरह की बकवास भी वो क्यों करता। फिर मैंने आंसर देखा पीछे, तो मेरा आंसर गलत ही निकला। और साथ में मैं जानना चाह रहा था कि आंसर किस किस तरह से निकाल रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आंसर में, कि रिंग विंग बनेंगे, कुछ हाइपरबोला बनेंगे, क्या बनेंगे। तो इस तरह से मैं जानने की तो इस तरह से मैं जानने की कोशिश करता आंसर किस फॉर्मेट में, ताकि हल्का सा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अब ये आंसर निकला अपना गलत। ठीक है, अब फिर मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया कि भाई म्यू वेरिएबल इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, म्यू वेरिएबल इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिर एक ही चीज दिमाग में आई अपने कि अगर म्यू वेरिएबल है तो स्पीड अलग हो जाएगी, है ना। इसको चुप रहा, तो अगर म्यू वेरिएबल है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं स्लैब को यहां बनाऊं, स्लैब को यहां, तो नीचे म्यू जो है वो कम है, ऊपर म्यू ज्यादा है, तो जहां म्यू ज्यादा होता है वहां स्पीड कम होती है, तो लाइट तुम्हारी यहां पर थोड़ा धीरे चलेगी और यहाँ पे थोड़ी तेज चलेगी। तो अब अगर तुम हाइगन का रूल जानते हो, हाइगन का जो वेव फ्रंट वाला जो था सीन, कि भाई रिफ्रैक्शन का मेन रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मेन रीजन ही होता है रिफ्रैक्शन का, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर मारती है तो यहाँ वहां लाइट स्लो हो जाती है। स्लो होने के कारण, है ना, ये तो सारे जानते हो ना तुम, कि यहां तक तो दोनों सेम चल रही थी, यहाँ पे लाइट स्लो होगी, तो अब जो वेव फ्रंट है वो छोटे बन रहे हैं और यहाँ जो है वो ज्यादा ट्रेवल कर जा रही लाइट। तो यहाँ पर जब लाइट जो है वो हल्का सा ट्रेवल करती है तो यहाँ पर वो ज्यादा ट्रेवल कर जाती है इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे वो हल्का सा ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर वो, अब तो दोनों सेम मीडियम में आ गए तो अब भी उतना ही ट्रेवल करेगी। तो ये वेव फ्रंट ऐसे की बजाय हल्का सा ऐसे मुड़ जाता है, सारे जानते हो ना इस वाली बात को। तो क्योंकि यहाँ पर जब वो लाइट एंटर मारी तो ये वाली लाइट तो पानी में आ गई, लेट्स से वाटर ले लेते हैं, ये वाली लाइट एयर में थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बता दूं इसको हल्का सा, वैसे तुम जानते हो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि लाइट तुम्हारी ऐसे आ रही है, ठीक है, और इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, थोड़ा सा लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी ले लेते हैं, और तो लाइट तुम्हारी जो है वो लेट से ऐसे आ रही है, ठीक है, और इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, तो यहां तक तो मामला बराबर ही था। कहां तक मामला बराबर था, यहां तक। इसके आगे ये तो एंटर कर गया, लेट से ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये पानी है लेट से, तो इसका जो वेव फ्रंट है अब उसका स्पीड स्लो हो गया। ठीक है, तो इसका जो स्पीड है वो हल्का सा स्लो हो गया इस तरह से, है ना, ये इतना चली और ये यहाँ पे बहुत चल गई, इतना चल गई। ठीक है, लेट से फिर थोड़ा सा ज्यादा और चली तो ये भी यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा चल गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो अगर ये थोड़ा और चलेगी तो ये भी थोड़ा सा और चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि अब जो वेव फ्रंट अगर तुम ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो लाइट जो तुम्हारा वेव फ्रंट ऐसा था अब वो ऐसा हो गया, तो लाइट रे पहले ऐसी थी तो लाइट रे ऐसी हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं कि टुवर्ड्स द ये नॉर्मल जो है वो बेंड कर गई। ये हाइगन का प्रिंसिपल है। तो मेरा दिमाग यहाँ पर जो है वो चला गया कि बेसिक जो हाइगन का जो प्रिंसिपल है वो तो अलग अलग वेलोसिटी होना ही है, उसी के कारण तो बेंडिंग आती है, तो वो वाला प्रोसेस तो यहाँ पर भी घट रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो स्टार्टिंग में तो ये दोनों एयर में थे, जैसी स्लैब में एंट्री मारी तो यहाँ पर म्यू जो है वो कम है,
यहाँ पे 1.5 है, ऊपर क्या है 1.5 प्लस डेल्टा यू है, तो ऊपर वाले जो वेव फ्रंट है वो स्लो रहेंगे। जब ये वेव फ्रंट यहाँ जाएगा तो ये वाला वेव फ्रंट यहाँ जा चुका होगा, तो अगर टेंजेंट बनाओगे तुम तो सॉर्ट ऑफ वैसी बन जाएगी, ठीक है। और ये फिनोमिना घटता ही चला जाएगा, तो लाइट रे तुम्हारी मुड़ती चली जाएगी। और तो कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ सिर्फ वेव फ्रंट्स को, तो अगर मैं सिर्फ वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए। लाइट रे यहाँ से आई, लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेंगे। पहले थोड़ा सा हल्का सा मुड़ेगा, पहले तो बिल्कुल फ्लैट था ऐसे करके, जैसे एंट्री मारी, फिर हल्का सा मुड़ा, फिर और मुड़ा, फिर और मुड़ेगा, फिर और मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ते ही चला जाएगा, ठीक है। लेट्स से लास्ट में आकर के लाइट तुम्हारा वेव फ्रंट कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है, जैसा भी हो गया वो, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बाहर निकाल दूं, कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है। लेट्स से तो लाइट रे हमारी कैसी होगी होगी फिर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको इरेज कर दूं हाइगन वाले को, तो लाइट रे हमारी क्या होगी इसके परपेंडिकुलर, ऐसी। तो यहां से जब लाइट रे निकलेगी तो ऐसी निकलेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूसरे कलर से शो करें तो यहाँ पे जो लाइट रे निकलेगी ऐसी निकलेगी। अब मुझे क्लिक कर गया कि अगर मैं ये एंगल निकाल दूं कि लाइट रे कितना मुड़ गई है, अब इससे फायदा क्या होगा, तुम जानते हो कि अगर किसी लेंस पर पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो फोकस पर मिलती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है ना। मतलब पैरेलल रेज यानी इन्फिनिटी से रेज आ रही है, फोकस पे मिलेंगे, ठीक है। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल है यानी कि इन्फिनिटी से तो आ रही है लेकिन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तब इमेज फोकस पर ही बनता है, बस थोड़ा सा वो उसका एक हाइट आ जाता है ना। तो ये इमेज तुम्हारा कैसा बनेगा, अगर हम यहाँ से बात करें तो तुम्हारी रे ये तो ऐसे निकल जाएगी सीधी सीधी, और ये तुम्हारी मुड़ जाएगी, तो बनता फोकस पर ही है लेकिन हल्का सा इसका हाइट आ जाता है। तो मैं समझ गया कि इमेज बनेगा फोकस पर लेकिन हल्का सा हाइट आ जाएगा। तो इस वाली रे को मैं ले लूंगा, ये वाली रे जो है ना ये तो अनडिवाइडेड जाएगी, तो यहाँ पर, और ये वाली रे जो है इसके इससे डाइवर्ट होने तो मुड़ जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ये लेंस से निकलेगी तो ये वाली रे हमारी जो ऊपर वाली रे है ये तो मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली रे अगर मैं बात करूं तो ऐसे निकली, यहाँ से ये वाली रे भी ऐसे निकली, ये तो ऐसी चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो सेंटर से गुजर रही थी, और ये हमारी जो है वो मुड़ करके यहाँ पर जाकर के मिलेगी, क्योंकि इमेज तो वहीं पे बनाना है जहाँ पे बनने का, ठीक है। तो ये हल्का सा हाइट निकल करके आ जाएगा, और इस हाइट का वैल्यू बोल सकता हूँ एफ थीटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आंसर भी कुछ इसी फॉर्मेट में था कि एक स्पॉट बनेगा और स्पॉट जो है सेंटर से इतना ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं समझ गया कि अब मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना है, इस थीटा का वैल्यू निकालना है कि लाइट कितना मुड़ गई बेसिकली, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये वेव फ्रंट में बेंडिंग ही निकालनी और मुझे कोई काम नहीं करना है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ फेल हो रहा है, अगर टेक्निकली तुम देखो तो लाइट रे ऐसे गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में स्नेल्स लॉ फेल हो रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है लेकिन फिर भी लाइट मुड़ रही है। अगर एंगल आई 0 तो आर मस्ट बी 0, स्नेल्स लॉ यही बोलता है, ठीक है। लेकिन स्नेल्स ने कभी कैसा मीडियम एनकाउंटर नहीं किया, कभी ऐसा मीडियम एनकाउंटर नहीं किया जिसमें ऊपर जो है, क्योंकि आमतौर पे हम स्नेल्स लॉ क्या करते हैं, जब भी हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो आमतौर पे अपना क्या सीन रहता है, अपना सीन रहता है कुछ ऐसा, मीडियम हम लेते हैं यूनिफॉर्म, हम यहाँ पर मीडियम क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म लेते हैं, ऐसा मीडियम लेते हैं। तो लाइट अगर परपेंडिकुलर आई है ऐसे करके आई है, तो जब तक इस मीडियम में थी दोनों के वेवफ्रंट सेम स्पीड से चल रहे थे, जैसे इस मीडियम में आई दोनों के स्लो हो गए, तो कहीं भी बेंडिंग नहीं आती, तो लाइट ऐसे कैसे चली जाती है। लेकिन हमने जो डायरेक्शन किया उसमें हमने म्यू अलग थोड़ी लिया था, ऊपर का म्यू अलग नीचे का म्यू अलग, ऐसा तो नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर तुम हिरार्की में बात करो तो स्नेल्स लॉ नीचे आता है, स्नेल्स लॉ से ऊपर कौन आ गया, ये आ गया कि लाइट का जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग होता है, यहीं से स्नेल्स लॉ जो है वो डिराइव होता है। तो ये अगर अपने थोड़े सेट रहे कि फंडामेंटल ज्यादा कौन फंडामेंटल है, तो ये अपने लिए अच्छा है। फिर हम वहां पर जो है इस बात पर स्टक नहीं रहेंगे, नहीं तो हम इस वाली बात पर बैठ जाएंगे कि स्नेल्स लॉ से पीछे तो मुझे कुछ आता ही नहीं, स्नेल्स लॉ से पीछे तो मुझे कुछ आता ही नहीं, है ना, क्योंकि स्नेल्स लॉ तो सबसे फंडामेंटल, उसके बाद रिफ्लेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि स्नेल्स लॉ भी हमने, अगर तुम्हें याद हो तो स्नेल्स लॉ हमने डिराइव किया था यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, यानी कि लाइट का जो स्पीड है उसी को हमने यूज करते हुए इसको डिराइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकली हमारा स्नेल्स लॉ फेल हो गया, एक सबसे वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर, क्योंकि आई 0 होने के बाद भी आर निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलो, तो स्नेल्स लॉ फंडामेंटल नहीं है, ये वाली बात एस्टेब्लिश हो गई। मोर फंडामेंटल है क्योंकि लाइट का स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, ठीक है।
अब हमें निकालना है यहाँ पर बेसिकली कि ये कितना जो है ये मुड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ भी बड़ी जो अगला क्वेश्चन करेंगे ना, वहां तुम्हें समझ में आएगा कि मुड़ेगा भी कैसे भाई, मतलब कैसा मुड़ेगा, ये मुड़ने का जैसे यूनिफॉर्म रहेगा या मुड़ने का कैसा होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा उसको लेकर के। तो अब मुझे ये निकालना है कितना बेंडिंग आया, ठीक है। मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ पूरे डायग्राम को। होपफुली तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, क्या कहानी है वो भी समझ में आ गया, और तुम्हें ये भी समझ में आ गया आंसर कैसे आ जाएगा। बस अब रह गया तो सिर्फ कैलकुलेशन करना, वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो यहां पर हम चले ऐसे करके, लाइट रे आई, ऊपर वाली जो लाइट रे है वो चलेगी थोड़ा धीरे, ठीक है, क्योंकि म्यू ज्यादा है, ठीक है, और नीचे वाली लाइट रे चलेगी तेज, ठीक है। तो बिल्कुल नीचे बना सकता हूँ चाहो जैसे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ वाली, ये वाली जो लाइट रे पहले बाहर निकल गई, और ये वाली लाइट रे जो बाद में बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब ये लाइट रे जो है मैं अलग अलग कलर से बना दूं, मैं भी नीले से बना देता हूँ ना, ताकि अपन नहीं से नहीं ग्रीन से बना देता हूँ ऊपर वाली, ताकि अपन टाइम भी जो है वो दोनों का अलग अलग लिख सकें, ताकि हमें मालूम पड़ जाए। ग्रीन वाले का टाइम ग्रीन से लिख दूंगा, ठीक है। ये लाइट रे हो गई, तो इसको जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, लेंथ चलना एल, स्पीड कितना होगा सी, भाई स्पीड क्या होता है सी बाय म्यू, तो यहाँ पे स्पीड हमारा कितना हो जाएगा सी बाय म्यू, और म्यू कितना होगा ऊपर वाले का, म्यू होगा म्यू नॉट प्लस में ये डेल्टा म्यू जो इसने दे रखा है, ठीक है। ये इसने बोल रखा है लीनियरली इंक्रीज करेगा, ये भी बाद में बताऊंगा क्यों दे रखा है कि लीनियरली इंक्रीज करेगा, इसके पीछे भी कारण है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो गया इसका टी, इसको तुम चाहो तो टी जी बोल सकते हो, ठीक है। जो हमारी जो रेड वाली लाइट है वो हमारी बाहर आएगी टी रेड, टाइम डिस्टेंस चलना है उसको भी एल, उसका स्पीड है सी बाय म्यू। तो ये वाली लाइट रे जो है वो पहले बाहर आ गई, तुम देख पा रहे हो टाइम इसका छोटा, इसका टाइम बड़ा है। तो जो डेल्टा टी आ गया है, अब इसको ज्यादा टाइम मिलेगा लाइट को यहाँ पे ट्रेवल करने में ना, ये जब यहाँ पे पहुंची तो ये वाली यहाँ पे होगी, जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो ये बाहर एयर में ऑलरेडी निकल चुकी होगी, ठीक है। तब ये कितना एयर में निकल चुकी होगी ये हम देखते हैं यहाँ पर, तो एयर में निकल चुकी होगी, इसको मिलेगा डेल्टा टाइम टी चलने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना चल चुकी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू हम वी कैन राइट हियर डेल्टा टी इनटू में स्पीड इसका, इस मीडियम में स्पीड कितना होगा सी। अब तो एयर में आ चुकी है ना लाइट रे, ये सारे समझ पा रहे हो। जब ये लाइट, जब ये वाली लाइट यहाँ है, ये वाली लाइट जब यहाँ थी तो ये वाली लाइट यहाँ थी, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंची इतने टाइम में ये वाली लाइट रे तुम्हारी एयर के अंदर चल चुकी है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कितने देर में पहुंचेगी तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका टाइम माइनस में इसका टाइम हमने कर दिया, ठीक है। तो जो टाइम निकल करके आ गया, ये सभी को समझ में तो आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाली हमारी जो है इसका स्पीड जो है वो स्लो है तो टाइम ज्यादा लेगी, इसका स्पीड जो है वो ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगी। तो जब ये वाली ये लाइट यहाँ पहुंची तो ये वाली लाइट यहीं पहुंची है, ठीक है। अब इस रिमेनिंग टाइम में ये तो यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन ये यहाँ से एयर में जा चुकी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पर बैंड टेक्निकली कर चुकी है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी, तो डिस्टेंस कितना होगा, जो भी टाइम बाकी है इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, विच इज डेल्टा टी इनटू में इसका स्पीड विच इज सी। तो डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एल बाई सी कॉमन आ गया, और यहाँ पे दोनों को माइनस किया तो ये हो गया म्यू नॉट प्लस डेल्टा म्यू माइनस में म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से कट गया म्यू नॉट। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टी जो हमारा डिस्टेंस जो है वो निकल करके आ गया है, जितना ये चलेगी एल डेल्टा म्यू बाय सी, ये हमारा डिस्टेंस निकल करके आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये यहाँ तक चल चुकी होगी। अब ये वाली लाइट बाहर आ गई, ठीक है। तो अब इसका वेव फ्रंट ऐसे हो चुका होगा, मुड़ते मुड़ते यहाँ शुरू हुआ ऐसा वेव फ्रंट था, ठीक है। वेव फ्रंट को अगर दूसरे कलर शो किया जाए, वेव फ्रंट ऐसा था, फिर ऐसे मुड़ा, फिर और मुड़ा, फिर और मुड़ा, करते करते जब लाइट रे ये वाली बाहर आई, देखो इसके बाद तो वेव फ्रंट नहीं मुड़ेगा ना, अगर लाइट रे तुम्हारी ऐसे बाहर आ गई, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है। अब तो दोनों का स्पीड सेम हो गया, दोनों का अगर स्पीड सेम हो गया है तो यहाँ से नए वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ से भी उतना ही वेव फ्रंट बनेगा, तो अगर दोनों को ज्वाइन करोगे तो ऐसा वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत कब तक थी, जब तक दोनों अलग अलग मीडियम में चल रहे तब तक ही बेंडिंग हो रही थी। जैसे दोनों ने सेम मीडियम में एंट्री मारी अब बेंडिंग नहीं हो रही। तो जब ये यहाँ था तो ये यहाँ था, तो दोनों अलग अलग मीडियम में, तो वो तो सेम मीडियम में नहीं, म्यू अलग अलग है, थोड़ा बेंडिंग हुई, ये और आगे चला ये पीछे रह गया, और बेंडिंग हुई, और आगे चला पीछे रह गया, और बेंडिंग हुई, इस तरह से हमारी बेंडिंग हो रही थी, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला एयर में आ गया और फिर ये वाला भी एयर में आ गया, तो अब हमारा बेंडिंग नहीं होगा, जो भी वेव फ्रंट बन गया वो हमारा फाइनल वेव फ्रंट बन गया। यहाँ से तुम्हारी लाइट रे जो ग्रीन वाली ऊपर की तरफ प्रोपोगेट कर जाएगी, ठीक है। अब हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें ये वाला एंगल निकालना है थीटा। अब ये एंगल तो वही होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, लाइट रे के वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर कहां से बनाएगा, वर्टिकल से बनाएगा थीटा। अब मुझे थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली साइड हम जानते हैं, तो साइन थीटा
इज इक्वल टू सामने वाली साइड विच इज एल डेल्टा म्यू बाय कितना है, एल डेल्टा म्यू बाय, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने यहाँ पे, एल बाय सी है ना, सब कुछ ठीक है ना। अच्छा इंटू में सी था, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, डिस्टेंस में इंटू में सी करना भूल गया, इंटू में सी था तो सी से सी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, सिर्फ एल डेल्टा म्यू आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस ये वाला इसको मैं बोल रहा हूँ ds, ठीक है। चलो तो एल डेल्टा म्यू ये हो गया डिस्टेंस, अपॉन में ये वाला विड्थ हाइपोटेन्यूज, अरे रुक जा, तो हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, वो है d, तो अपॉन में क्या हो गया d। तो इस साइन थीटा को तुम अप्रोक्सीमेटली थीटा ही बोल सकते हो, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर डेल्टा म्यू का वैल्यू बड़ा छोटा है, तो ये एंगल बड़ा छोटा होगा, एंगल बड़ा छोटा होगा तो इसको मैं करीब करीब थीटा भी बोल सकता हूँ। और हम ये देख ही चुके हैं कि अगर ये थीटा मुड़ेगा तो ये जो हाइट है कितना आएगा, एफ थीटा आएगा। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो हमारा जो शिफ्ट निकल करके आएगा दैट इज एफ थीटा। तो एफ यहां पर हमारा हो गया है एफ, और थीटा का हमारा वैल्यू यहां पर आ गया एल डेल्टा म्यू बाय डी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना ऊपर शिफ्ट जो है वो हमारा इमेज बनेगा। अब इसको तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जेई के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि तो जेई के सिलेबस में है, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और जेई को पसंद भी है हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन पे जेई क्वेश्चन देता रहता है, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ को भी डिनाई कर दिया। ये इंक्रीज क्यों कर रहा है लीनियरली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन में ऐसा और डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले मैं दोबारा से पूरी बात बता दूं, होपफुली तुम सारों को क्लियर हो गया। बेसिकली इसके कारण बेंडिंग हो जाएगी, हमें ये निकालना कितना बेंडिंग होगा। हम जानते हैं कि लाइट बेंड हो गई है और लाइट रे यहाँ से पैरेलल बाहर आ रही है, वो मैं अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, पैरेलल ही क्यों बाहर आ रही है, अगले में तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट अगर पैरेलल ही बाहर आ रही है यहाँ से, तो हम जानते हैं कि बनेगा इमेज फोकस पर, लेकिन हल्का सा हाइट उसका आ जाएगा, ठीक है। तो वो हाइट हमारा एफ थीटा के बराबर होगा, हमें थीटा निकालना है। थीटा के लिए हमने क्या किया, हमने एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये वाली लाइट का स्पीड तेज है तो टाइम कम लगेगा, जल्दी यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। अब ये वाली जब यहाँ पर पहुंच गई तो यहीं पे पहुंची है, अब ये इतना और टाइम चलेगी, तो तक ये और आगे इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसको यहां से यहां जाने में लगेगा टाइम इतना, और इसको यहां से यहां जाने में टाइम लग गया इतना, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो वो टाइम इसको मिल गया एयर में मूव करने के लिए, ठीक है। ये भाई साहब यहाँ पर पहुंच रहे हैं 10 सेकंड में, ये भाई साहब पहुंच गए 8 सेकंड में, तो इसको 2 सेकंड और मिल गया ना एयर में चलने के लिए। तो इन 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, इनटू में सी कर दिया, टाइम डिफरेंस इनटू में सी, तो इतना डिस्टेंस ये चल जाएगा। जैसे ये डिस्टेंस आया तो हमने ये थीटा को थीटा लिख दिया, और यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया, तो जैसे थीटा निकला तो आंसर निकल करके आ गया। सभी को समझ में आ गया सोल्यूशन ये, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो अगले में फिर और दिक्कत होगी, ठीक है। अगर सभी को समझ में आ गया तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। बोलो चलें, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अगला क्वेश्चन ये है, उसी के अगला क्वेश्चन है ये, ऑर्डर भी वही है इसमें, और ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। इसको चाहो तो मैं हल्का सा रीड कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल जो है ये कह रहा है कि चेंज किया जा सकता है, कुछ इंप्योरिटी वगैरह डिफ्यूज करके, सब बकवास बातें हैं। और हम एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट यानी कि कैसे वो वेरी कर रहा है उसको हम हासिल कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें, ठीक है। काश ऐसा परफेक्टली लगा भी पाते। हाँ चलो, अभी बोल रहे हैं कंसीडर थिन डिस्क मान लो इसको, क्यूबॉइड मान लो, डजंट मैटर, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस डी, इसकी थिकनेस दे रखी है डी, ये वाली थिकनेस है इसकी डी, और ये वाली जो है ना डी, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लाइट पास कर सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी कर रहा है आर के साथ, ठीक है। आर यहाँ पे इसने दे रखा है कि आर सेंटर से है, ठीक है। तो ऊपर जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा वेरी करेगा आर के साथ, ठीक है। तो एक पैरेलल बीम तुमने भेजी है जो कि एफ डिस्टेंस आगे जाकर के कन्वर्ज हो गई है। तो तुमसे पूछा गया है कि बताओ किसी हाइट आर पर म्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, उसका वेरिएशन कैसा हो रहा होगा, ठीक है। और देयर क्या सेंटर ऑफ जो डिस्क पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू नॉट है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जो हमने अभी जो फिनोमिना लर्न किया है उसको यूज करते हुए, ठीक है। तो मैं इसी में स्टक था कल, पहले वाले का आंसर आ गया था मेरा, इस वाले में मेरे को थोड़ा सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि जिस तरह से मैं लगा रहा था मेरा आंसर मतलब थोड़ा सा आ रहा था। इसमें एक अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा, एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो ये इसने दे रखा है, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। तो मेरे आंसर में हल्का सा चेंज आ रहा था, तो फिर मैं इसमें चला गया था कि कैसे इसका आंसर निकालना चाहिए, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेटली निकल गया, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ मुझे। तो तुम इसको ट्राई करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। करें फिर इस क्वेश्चन को, कर लिया तुम लोगों ने सफिशिएंटली ट्राई, म्यूट हूं मैं, हाँ करें इस क्वेश्चन को।
कर लिया तुम लोगों ने सफिशिएंटली ट्राई जितना करना था? चलो अब हम इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। देखो जरा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही वाली कहानी दोबारा से हो गई है। तो ये भी सेम ही थ्योरी पर क्वेश्चन है, मोर और लेस, ठीक है। अब इसने बोला कि लाइट तुम्हारी कन्वर्ज होगी आगे चल करके ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ये देर है कि एफ डिस्टेंस पर ये लाइट हमारी कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो अब दोबारा से हम यहां पर देख सकते हैं, तो मैं कल जो करने की कोशिश कर रहा था, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मेरा आंसर उसमें मैच नहीं कर रहा था, जिसके कारण मैं काफी ट्रबल में रहा, लेकिन अल्टीमेटली मेरा आंसर मैच कर ही गया आज। तो मुझे काफी सुकून मिला इस चीज को लेकर के, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं इसको कैसे कर रहा था, देखो जरा मैं इसको कैसे कर रहा था। हाँ, पहले मैंने गलत तरीके से किया उसको बताता हूँ, फिर मैं बताऊँ उसमें गलती क्या है, क्योंकि तुम जब गलती करते हो तो ही तुम सीखते हो उसमें गलती क्या थी, ठीक है। तो मैं कल कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, फिर तुम बताना इसमें गलती क्या है, ठीक है, देखते हैं तुम बता पाओगे नहीं बता पाओगे, ठीक है। और वो आंसर मेरा बड़ा आसपास ही आंसर था, ज्यादा दूर आंसर नहीं था, ठीक है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा था, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ रही थी। तो मैं कल क्या कर रहा था, यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है वो दे रखा है हमें, स्लैब का थिकनेस जो है वो डी है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि चलो अगर इसको कन्वर्ज होना है तो लाइट रे को ऐसे मुड़ना पड़ेगा, लाइट रे को ऐसे मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि लाइट रे यहां से एंटर मारी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है म्यू ज्यादा होना चाहिए, स्पीड स्लो होनी चाहिए, और यहाँ पर म्यू कम होना चाहिए, यानी कि ऊपर म्यू डिक्रीज करेगा तो म्यू नोट से कम आएगा, ठीक है। तो ये जल्दी बाहर आ गया इस तरह से, ठीक है। तो जब ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो अब जैसे ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो ये, तो तुम्हारा कुछ तुम देख पा रहे हो कि अगर ऊपर वाला तेज चल रहा है, नीचे वाला स्लो चल रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा कुछ ऐसे मुड़ रहा होगा ना, ये तुम्हारे वेव फ्रंट कुछ ऐसे मुड़ रहे होंगे। तो वेव फ्रंट ऐसे मुड़ रहे हो, जैसे ये बाहर आया तो ये कुछ इस तरह से बाहर आएगा, ठीक है। तो मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन में स्कीम लगाई, वही वाली स्कीम मैंने इस क्वेश्चन में भी लगाई। तो मैंने पहले निकाला कि ये कितना डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, तो मैंने बोला कि ये इतना डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, कितना, इतना। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे करके। तो मैंने बोला ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। इस वाला डिस्टेंस के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कितना टाइम इसको एक्स्ट्रा मिला। तो पहले ग्रीन वाले का टाइम, तो टाइम ग्रीन वाले का होगा, डिस्टेंस चलना है डी, अपॉन में स्पीड हो गया सी बाय म्यू नॉट, ठीक है। और फिर जो टाइम अपने को मिला इस नीली वाली को, ब्लू वाली को, तो वो था टी अपॉन में सी, और इसका म्यू मैंने मान लिया किसी भी आर डिस्टेंस पे म्यू, जो कि मुझे निकालना है, ठीक है। ये निकालना है मुझे म्यू का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो मैंने यहाँ पे इसको म्यू लिख दिया। तो दोनों का जो डेल्टा टी आ गया, टाइम डिफरेंस, क्योंकि ये वाला टाइम ग्रीन जो है वो टाइम जो है वो ज्यादा लेगी क्योंकि स्पीड स्लो है, तो ग्रीन का टाइम ज्यादा होगा, तो इसमें मैंने माइनस कर दिया। तो डी बाई सी मेरा आ गया कॉमन, और ग्रीन का टाइम म्यू नॉट माइनस में म्यू, ये मेरा टाइम आ गया जो इसको नीली वाली लाइट रे को मिलेगा। तो अगर नीले वाली लाइट रे को ये टाइम मिलेगा तो नीली वाली लाइट रे कितना मूव कर जाएगी इसमें, तो डी जो ब्लू है वो मैं निकाल रहा हूँ, विच विल बी डी बाई सी म्यू नॉट माइनस में म्यू इनटू में सी। तो ये मुझे यहां से जो है वो एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है, डी म्यू नॉट माइनस में म्यू, है ना, ये मेरा यहाँ से डी का वैल्यू निकल करके आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अगर तुम देखो तो ये जो है ये डिस्टेंस आर है हमारा, ये वाला डिस्टेंस हमारा आर है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये हमें दे रखा है एफ। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल थीटा बना रही है, तो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल से बनाएगी, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैं बोल सकता हूं दिस साइड अपॉन में दिस साइड, यानी कि टेन थीटा मैं निकाल सकता हूं। टेन थीटा यहां से कितना होगा, टेन थीटा विल बी दिस साइड कितना हो गया आर बाय दिस साइड विच इज एफ। और यहां से अगर मैं देखूं तो साइन थीटा में निकाल पाऊंगा सामने वाली साइड विच इज दिस, यानी कि डी म्यू नॉट माइनस में म्यू, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस विच विल बी आर। और मैंने बोला कि एंगल तो छोटे ही होंगे ये, ठीक है, ज्यादा तो बड़े एंगल तो होने नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि एंगल बड़ा है, यहाँ पर ये वाली भी गलती है, एक भूल ही है, क्योंकि यहाँ पे तो कन्वर्ज कर रही है वो टेक्निकली, ठीक है। तो यहाँ पर खैर फिर आदमी करता ही है, आदमी हल्के हल्के तो लेता ही है कि हो सकता है छोटा मोटा ही हो, बाद में अगर आंसर मैच नहीं है तो सोचेंगे। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से मेरा आया आर बाई एफ इज इक्वल टू डी म्यू नॉट माइनस में म्यू बाय आर। तो यहां से देखेंगे तो ये हो गया मेरा आर स्क्वायर बाय डी एफ, और म्यू नॉट माइनस में म्यू। तो यहां से मेरा म्यू का वैल्यू निकल कर, इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, तो म्यू नॉट माइनस में आर स्क्वायर बाय डी एफ, ये निकल करके आ गया। शायद ऐसे ही कुछ गौरव ने किया होगा, बट आंसर क्या है, आंसर है म्यू नॉट माइनस में आर स्क्वायर बाय 2 डी एफ। तो मैथ्स यहां पर जो है गौरव ने जैसे किया सर, सेम
ठीक है, प्राची ने भी सेम किया है। तो ये हमने किया, तो मैं यहां पर कल जो है वो थोड़ी देर अटका रहा कि ये मेरा क्यों नहीं आ रहा है, आंसर मेरा मैच क्यों नहीं कर रहा है, आंसर तो 2DF है, मेरा DF क्यों आ रहा है। अपने को फिर जाहिर सी बात अपने लगता है कि अपन बड़े पास ही हैं, तो हम कंसेप्चुअली गलत नहीं होंगे, तो हम ज्यादातर ऐसे केसेस में अपने कैलकुलेशंस को चेक करते हैं। तो हम कैलकुलेशन चेक करते हैं कि कैलकुलेशन में तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर मैंने जो है वो कैलकुलेशन चेक किया बार बार, तो मुझे लगा कि मैं अप्रोक्सीमेशन मार रहा हूँ, मे भी कन्वर्ज हो रही हो तो एंगल ज्यादा मुड़ रही हो। तो फिर मैंने क्या किया, इस tan थीटा से sin थीटा निकाला, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक दो बार तो मैंने कैलकुलेशन चेक की, है ना, और मुझे लग रहा है मैंने अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर लिया, क्योंकि मैं tan थीटा को sin थीटा लिख रहा हूँ, तो वो एक अप्रोक्सीमेशन दे रखा है कि f इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ही हो रहा है। शायद मैं ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इसको मैं एग्जैक्ट सेम नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं tan थीटा से निकाल लेता हूँ sin थीटा। तो मैंने ऐसे किया, tan थीटा इज इक्वल टू r बाय f, तो मैंने ये निकाल दिया। तो मैंने यहां से sin थीटा निकाल दिया और फिर इसको इक्वेट कर दिया, तो वहां से तो और भी दूर चला गया मैं आंसर से, मतलब आंसर के पास नहीं आया, आंसर से और भी दूर चला गया। तो यहाँ पर मेरी खोपड़ी खराब हो रखी थी कि कैसे जो है वो हम इस क्वेश्चन को मतलब आंसर कैसे मैच करवाएं। ठीक है, इसका एक और सॉल्यूशन भी है जो कि मैंने इंटरनेट पर ही देखा। ठीक है, वो सॉल्यूशन ठीक है, मतलब वो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो छोटा है, सॉल्यूशन बड़ा छोटा है, लेकिन उसमें ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो एहसास नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो छोटा है, बहुत छोटा है, उसमें ज्यादा इजीली शायद कर पाओ तुम, पर्टिकुलर ये इस वाले क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में तो हो सकता है अपने वाला भी छोटा ही बढ़े, बराबर ही बढ़े, पर अपने वाला लॉजिकली ज्यादा मेरे को अच्छा लगा, है ना, थोड़ा दिख रहा है कि हाँ कैसे कैसे लाइट मुड़ रही है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं कल क्लास ले लेता तुम्हारा और इस वाली बात के साथ कि इससे आंसर नहीं आ रहा है, अब आंसर लेकर के आना पड़ेगा अपने को, तो कैसे लेकर के आए, है ना। तो मैं तुम्हें बोलता कि तुम ट्राई करना, देखना इसमें क्या गलती हो रही है, और तुम्हें मैं दूसरे वाला कंसेप्ट बता देता। ठीक है, और वो पिछले वाला क्वेश्चन भी दूसरे वाले कंसेप्ट से करवा देता, या फिर मुझे था कि मैं इस दिक्कत को सोल्व करूं और फिर मैं सही तरीका भी डिस्कस करूं इसका, और जो सेकंड तरीका है वो भी डिस्कस करूं, और तुम दोनों तरीकों को अच्छे से समझ पाओ। तो इसके लिए मैंने कल वाली क्लास ऑफ कर दी थी कि ये हाफ बेक्ड कॉन्सेप्ट हो गया है। पहले वाले में मेरा आंसर आ गया है, लेकिन दूसरे वाले में अपना आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है, और फिर तुम्हें मजा भी नहीं आता क्योंकि पूरी बात पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाती। हाँ, जैसे पिछली बार भी लास्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम्हें दिया था, याद है किसी को? इस वाले क्वेश्चन में अपना वो तो मैच कर गया है एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मैच कर गया था कि एक कोऑर्डिनेट मैच कर गया था, मे बी एक्स मैच कर गया था, वाई मैच नहीं किया था। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम करके आना, तो तुमने भी नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो दे दिया क्वेश्चन बच्चों को, तो वो वैसे का वैसे ही रह गया। तो ये वाला कंसेप्ट भी अपना वैसे का वैसे ही रह जाता, इसलिए मैंने तुम्हें बोला, क्योंकि मैं जानता था कि कई लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे, प्राची जैसे संडे को भी क्लास नहीं हुई सर, आप टाइम पास कर रहे हो उस तरह से, लेकिन ये जरूरी था क्लास ना लेना कल और इस कंसेप्ट को ठीक से डिस्कस करना। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं इस वाले कंसेप्ट में गलती क्या है। ठीक है, अगर तुम इसको ये लेकर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तुम सोचोगे तुमने tan थीटा को sin थीटा के बराबर कर दिया तो शायद तुम्हारा इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। तो मैं काम करता हूँ, tan थीटा से sin थीटा निकाल लेता हूँ और फिर यहां से इक्वेट कर देता हूँ, तो तुम आंसर से और दूर चले जाओगे। आंसर टेक्निकली ये है। ठीक है, तो अब आज जैसे कशिश भी डाउट लेने के लिए आई थी, मैंने कशिश को मना कर दिया कि मैं कशिश आज मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, अगर मेरे से आज शाम तक सोल्व नहीं हुई वाली दिक्कत तो मैं दोबारा क्या जवाब दूंगा। अगर मैं बोलूंगा दोबारा भी आज भी क्लास कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे, तो मुझे तुम आज डाउट मत पूछो, कल पूछ लेना। और इसलिए, लेकिन ये 5 मिनट के अंदर ही आज सोल्व हो गया। उसके बाद फिर मैं इसके गहराई में थोड़ा और चला गया, मैं थोड़ा और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, थोड़ा बहुत मैंने कुछ और भी रीड किया इधर उधर से। ठीक है, तो अब इसमें क्या अल्टीमेटली जो है वो दिक्कत निकल करके आएगी। ये तो अपना ठीक ही था मेरे ख्याल से, इसको तो मुझे इरेज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने इरेज कर दिया है। तो सबसे पहली बात जो मुझे स्ट्राइक की कि मैं आगे प्लेन ये वेव फ्रंट्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लाइट तो कन्वर्ज कर रही है और ये तो हम सारे जानते ही हैं, ये तो हम सारे जानते ही हैं। अगर हम सारे जानते हैं तो सिंपल सी बात होती है, अगर कोई भी मैं लेंस लेता हूं, ये ऐसे रे आ रही है तो ये ऐसे इमेज बनाता है, तो इसके तो हम वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किए हैं ना, इसके वेव फ्रंट कैसे होते हैं, इसके वेव फ्रंट तो ऐसे होते हैं, इसको इस तरह से करते हुए, है ना, स्फेरिकल से होते हैं, इसको सेंटर पे रखते हुए। तो फिर मैंने देखा कि ये तो कन्वर्जिंग रेज है, तो अगर कन्वर्जिंग रेज में मैं पैरेलल वेव फ्रंट लेकर के चल रहा हूं ऐसे, तो ये तो गलत है और ये हो भी नहीं रहे। यहाँ पे तुम देखने ये पास आते जा रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि जो मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ किया है वो जो है वो पैरेलल नहीं आएगा, ऐसा वेव फ्रंट नहीं आएगा। ठीक है, वो ऐसा वेव फ्रंट आएगा। फिर जाहिर सी बात है, जब मैंने इसका आंसर निकाल दिया तो फिर मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट आया
यार पिछले वाले में क्यों प्लेनर आ गया था, पिछले वाले में भी कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि केस तो मोर और लेस सेम ही है। तो फिर मुझे वहां पर एक बात दिखाई दी, ये इंक्रीज लीनियरली वाली, फिर मैंने इसको पूरा पूरा अंडरस्टैंड किया। तो ये मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले हम इस वाले पार्ट पे आते हैं, पहले हम इसका आंसर निकालते हैं कि आंसर हमारा कैसे निकल करके आएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं अब, तो तुम्हें होपफुली गलती समझ में आ गई होगी कि हमने क्या गलती कर दी। यहाँ पर हम प्लेन वेव फ्रंट जो है वो बाहर आता हुआ मान रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर वेव फ्रंट जो बाहर आएगा वो प्लेन ही आएगा, वो हमारा स्फेरिकल आएगा। ठीक है, तो कैसे कहानी होगी देखो जरा। तो ये हमने ले लिया है ये स्लैब से इस तरह से, ठीक है, और यहां से हमारी लाइट रे जा रही है ऐसे करके, ठीक है। यहां पे हमारा इमेज जो है वो कन्वर्ज करेगा और यहां पर हमारी ये वाली लाइट जा रही है और, ठीक है, और वेव फ्रंट हमारा कुछ ऐसा आएगा, जैसे ये लाइट रे बाहर निकलेगी तो ये वाली यहां पहुंच चुकी होगी। ठीक है, ऐसा वेव फ्रंट आएगा। सारे महसूस कर पा रहे हैं इसको। जब ये ग्रीन जो है यहाँ पर म्यू ज्यादा है, ऊपर म्यू कम है, तो ये ग्रीन वाली जब यहां पहुंचेगी तो दिस लाइट मस्ट हैव रीच्ड हियर, ये यहां पहुंच चुकी है। इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं कितना होगा ये। ठीक है, ये अभी मैं निकाला है, कितना होगा दोबारा निकाल दूं तो टी, वही वाली बात, टी ग्रीन जो है वो होगा ये डिस्टेंस इसका डी है, हाँ डी अपॉन में सी म्यू नॉट, और टी जो ब्लू है दैट विल बी डी सी म्यू, और जो डेल्टा टी है दैट विल बी डी सी आ गया कॉमन एंड म्यू नॉट माइनस में म्यू। और इसका जो डिस्टेंस है ये, इसको मैं अगर यहाँ पे बोल दूं डी का नाम दे दूं तो ये डी तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो क्या नाम दे दें इसको, एक्स का नाम दे दें। चलो एक्स का नाम देते हैं, तो इसको हम यहाँ पर एक्स का नाम दे देते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया एक्स। तो दिस एक्स हैज, ये एक्स, इसका नाम एक्स है। ठीक है, इस एक्स का वैल्यू मैंने बोल दिया यहाँ पर, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू इज डी बाई सी म्यू नॉट माइनस में म्यू इंटू में सी, तो एक्स का वैल्यू निकल करके आ गया डी म्यू नॉट माइनस में म्यू। ठीक है, ये अब लाइट रे तुम्हारी ऐसे जाकर के यहां पर मिलेगी। ठीक है, ऐसे जाकर के यहां पर मिलेगी। यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया फिर। ठीक है, थोड़ा सा बस ज्योमेट्री बदल गया और तो कुछ भी नहीं हुआ, ज्योमेट्री थोड़ा सा अपना यहां पर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये एफ है और ये तुम्हारा सर्कुलर आर्क है, स्फेरिकल आर्क है, तो अगर ये हमारा पूरा का पूरा एफ है तो ये भी हमारा पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एफ ही होना चाहिए। ये तो देख है ना कि एफ डिस्टेंस जाकर के कन्वर्ज कर रहा है वो। ठीक है, ये हमारा हाइट जो है वो आर है। अब अगर ये वाला साइड में निकाल चुका हूं, ये वाला साइड कितना है, एक्स में निकाल चुका हूं, तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एफ माइनस में एक्स। ठीक है, अब हम यहां से इस ट्रायंगल में निकालेंगे तो हमारा म्यू का रिलेशन यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो हम इस वाले ट्रायंगल में निकालते हैं, यूज करते हैं। मैं अपनी फोटो को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पर जहां पर हमें कोई काम नहीं है यहाँ शिफ्ट करते हैं। फिगर का अपने को लेना देना नहीं है, फिगर अपने को ये मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे करें तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एफ माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, थोड़ा भद्दा है, मे बी ग्रीन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर निकल करके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, एफ स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर का अंडर रूट यानी पावर हाफ इज इक्वल टू एफ माइनस में एक्स, और एक्स का वैल्यू मैं जानता हूं कितना है, डी म्यू नॉट माइनस में म्यू। ठीक है, अब हम यहां पर जो है वो इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा डी म्यू नॉट माइनस में म्यू एफ, और यहां से भी मैंने एफ बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया एफ 1 माइनस में आर स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर की पावर हाफ। अब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों, डी को भी नीचे ले जाऊं, तो डी को भी मैंने यहां से उठा करके नीचे पुट कर दिया, तो डी को मैंने यहां से उठा करके नीचे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है यहां पर हमने उठा करके नीचे पुट कर दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको म्यू नॉट माइनस में म्यू और एफ बाई डी आ गया कॉमन, तो यहां से हमारा बना 1 और यहां से हमारा बना, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का हाफ
आर स्केयर बाय एफ स्केयर। तो 1 से 1 कट गया और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट माइनस में, है ना, तो ये इधर गया, ये इधर आया, तो एफ डी तो ऐसे कैसे था, तो एक एफ से एक एफ भी कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ आर स्केयर बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 2डी एफ। ठीक है, ये तो कर लेंगे हम। ये हमारा आंसर अल्टीमेटली निकल करके आ गया, जो कि करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक मैं पहले पहुंचा कि भाई ये, और मुझे इतना सुकून मिला जैसी कोई हद नहीं है कि चलो ये कंसेप्ट, नहीं तो मुझे कंसेप्ट ड्रॉप ही करना पड़ता, फिर मुझे दूसरा ही कंसेप्ट ऑप्ट करना पड़ता, और वो ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है वो उसमें थोड़ा सा मुझे विजुअलाइजेशन कम हो रहा था। होगा तो वो ठीक, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो सोर्स है वो बहुत ही अच्छा जो है वो टीचर का है और उससे गलती होने कम ही चांस है, तो लेकिन वो उसमें थोड़ा विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था मैं। ठीक है, ये तुम समझ गए सारे। अच्छा, अब मेरे दिमाग में यहाँ पर ये आया कि ये तो चलो ठीक है अपने कर लिया है ना, फिर मेरे दिमाग में आया कि फिर पिछले में तो हमने कोई गड़बड़ नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं पिछले में हमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो पिछले में हमने क्या किया, प्लेन निकाले, तो पिछले वाले और इस वाले में क्या फर्क है, पिछले वाले में प्लेन क्यों आया, तो फिर मुझे मेरा दिमाग जो है वो इस वाले में पड़ा कि पिछले वाले में स्लैब लीनियरली, जो म्यू जो है ना वो यहां से यहां लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें म्यू लीनियरली नहीं है, आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो उसके कारण हो क्या रहा है ये भी हम हल्का सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं एक नया स्लाइड यहां पर अगर ले लूं तो तुम्हें पूरा एक कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक नया स्लाइड ले लेता हूं और यहाँ पर रिव्यू करता हूं, तो पिछले वाले में अगर वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा था तो हो क्या रहा था, ऐसे स्लैब था हमारा, तो हर एक पार्ट में ना अगर हम देखें तो अगर ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये वाली लाइट रे तुम्हारी थी, ठीक है, उसमें क्या था, ऊपर इंक्रीज कर रहा था, ये वाली फास्ट थी, ऊपर वाली क्या थी, स्लो थी। ठीक है, तो जितना ये स्लो थी ना उतना ही ऊपर वाली भी स्लो थी, जितना, क्योंकि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो जितना ये आगे जाएगी और ये लेट से उसे आधे आगे गई तो ये उससे क्वार्टर आगे जाएगी, तो इस तरह से जो वेव फ्रंट बन रहा था वो ऐसा बन रहा था। लेकिन यहां पर लीनियरली नहीं है, यहां पर कैसी कहानी है, अगर मैं एक और ऐसे लेकर के दिखाऊं तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं, कहानी ऐसी है कि वो आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है ना। अगर हम यहां पर देखें तो म्यू नॉट माइनस आर स्क्वायर बाई डी एफ ना, तो मतलब कुछ नॉन लीनियरली वो डिक्रीज कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ वाली तो जो है इसमें डिक्रीज कर रहा है तो ऊपर वाली फास्ट होगी, तो यहाँ वाली होता इतनी गई हो, ऊपर वाली होता इतनी गई हो, तो और ऊपर वाली इतनी जा रही है बहुत ज्यादा, उसके कारण वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, उसके कारण वो कैसा कर्वेचर बन रहा है, एक इस तरह का कर्वेचर जो है वो फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि ये नॉन लीनियर, अगर इसमें भी लीनियर होता तो ऐसा बनता, फिर वो लाइट रे कन्वर्ज नहीं हो पाती, फिर तुम कैसे क्वेश्चन कैसे करते, क्वेश्चन बनता ही नहीं, फिर वो लाइट रे तुम्हारी कुछ है ना, अगर ऊपर से देखते तो कुछ ऐसी आई थी, मे भी बेंड करती, जो भी हल्का हल्का, फिर ये भी साथ में बेंड करना पड़ता है इसको भी, जो भी मतलब कुछ भी होता, लेकिन ये इस तरह कर्वेचर वहां पर नहीं फॉर्म होता। तो ये लीनियरली जो इंक्रीमेंट हुआ है, दिस हैज हेल्प, तो यहाँ पर जो है वो सारी बराबर वो हो गई, तो तुम्हारा एक वेव फ्रंट इस तरह से मुड़ता गया, लेकिन इक्वली ही मुड़ता गया हर एक के लिए। तो फिर वो अल्टीमेटली वो जैसे ही वो इस तरह का वेव फ्रंट हमें हासिल हुआ, जब हम एयर में आए तो आगे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम जब बाहर आए एयर में तो हमें इस तरह का वेव फ्रंट मिला, तो फिर वो आगे भी फिर वो धीरे धीरे छोटा होकर के एक पॉइंट में जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ज कर जा रहा है। ठीक है, तो ये होपफुली तुम्हें पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं वो वाला पार्ट भी डिस्कस कर दूं जिसका सेकंड मेथड है, ठीक है, जो कि मेरा नहीं, मैंने तो देखा ही है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा डिस्कस करूं। वो मेथड छोटा है लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे जो है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप फील नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि कभी जेई अगर इस तरह का सवाल पूछेगा, एक बार क्या रिपीट करना लास्ट वाला, ये लीनियर वाला, ये वाली चीज कह रहे हो, ये वाली चीज कह रहे हो गौरव, हाँ लीनियर। तो अगर लाइट रे तुम्हारी सपोज करो म्यू तुम्हारा लीनियरली वेरी कर रहा है, तो सपोज करो ऊपर तुम्हारा म्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, जो पहला वाला केस था उस वाले केस में ऐसे था, ऊपर म्यू तुम्हारा बढ़ रहा था। तो अगर इस वाली लाइट रे ने तुम्हारा कोई डिस्टेंस चला है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा ऊपर वाला म्यू जो है वो बढ़ गया है तो उसका स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया तो वो कम डिस्टेंस चलेगा उतने टाइम में। फिर और उसके ऊपर देखोगे इतनी हाइट पर, अगर ये हाइट h है, अगर ये हाइट h है, तो उसी प्रोपोर्शन में फिर तुम्हारा म्यू और घटा होगा, तो जितना इनका डिफरेंस रहा है उतना ही डिफरेंस इनका भी रहेगा हाइट में। तो इस तरह से अगर तुम बीच में कोई और ले लोगे तो उस वाले में हम बोल सकते हैं कि अगर ये चला 4, ये चला 2, तो अगला चलेगा 1, तो ये स्लोप जो है ये कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है ऑन दी अदर एंड,
कि यहाँ पर जो म्यू है नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ऊपर हम बोले तो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसने कुछ ऐसा चला है और ऊपर म्यू डिक्रीज हो गया तो ज्यादा चलेगा, तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है। अगले वाले में म्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है क्योंकि वो आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो वो बहुत ज्यादा चल गई लाइट। तो जब ऐसी चल गई है लाइट तो तुम्हारा वेव फ्रंट जो बन रहा है वो थोड़ा स्फेरिकल बन रहा है। उस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं बना सकते तुम लोग, ठीक है, क्योंकि एक लाइन ऐसी है, फिर अगली लाइन ऐसी है और उसके अगली जो लाइन है वो ऐसी है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, बनेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो कर्व हमें वेव फ्रंट मिल रहा है, और जैसे एयर में वेव फ्रंट कर्व आ गए तो वो कर्व ही फिर आगे प्रोसीड करके श्रिंक कर करके अल्टीमेटली कन्वर्ज कर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो मुझे इस वाले के सॉल्यूशन से डाउट आया कि ऊपर वाले में फिर हमने प्लेन वेव फ्रंट क्यों निकाला, तो फिर मेरा ध्यान इस वाली बात पर आया कि इंक्रीज लीनियरली उसके अंदर बोला गया है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं सेकंड मेथड डिस्कस कर देता हूं इसका, जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद पसंद आएगा, ज्यादा अच्छे से पसंद आएगा तुम्हें, और वो मेथड जो है उससे मैं आंसर निकाल देता हूं, ठीक है। अल्टीमेटली तुम चाहो दूसरे आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला मेथड पसंद है। एक तो ये क्योंकि मैंने खुद अपने जो है वो बिना किसी हेल्प के मतलब सॉर्ट ऑफ इसको फाइंड आउट किया, तो वैसे ही अच्छा लगता है जब तुम पहली बार कोई क्वेश्चन कर रहे हो जो तुमने पहले कभी देखा ना हो। तो यही देखो, यही जेई है, जेई एडवांस यही है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन कर जाना जो तुमने पहले देखा ना हो विद द नॉलेज जो तुम्हारे पास हो। अगर नॉलेज ही नहीं है फिर तो नहीं कर पाएंगे, फिर वो तो उसमें तो कमी रह गई, अपनी तैयारी में कमी रह गई, या अपने जो भी टीचर में कमी रह गई, इंस्टीट्यूट में कमी रह गई, जो भी तुम लगा लो, जो कि 19-20 हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नॉलेज है फिर हम नहीं कर पाए, जो कि हमें जेई में होने वाला है। जेई में हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमें नए ही मिलेंगे, वहां पर हमें अपनी नॉलेज को बैक करना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास 99% नॉलेज तो होगी, किसी एक क्वेश्चन में अगर ना हो तो उसके लिए भाई माफी चाहेंगे, और तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन 99% तुम्हें नॉलेज होगी, 99% क्वेश्चंस, 100% क्वेश्चन भी होगी, लेकिन हो सकता है कोई एक आधी बात कोई कहीं ना कहीं चूक जाए। जैसे अब ये वाली बात भी कहने को तो बताने की बात नहीं है, कहने को तो बात डिस्कस हो चुकी है, लेकिन क्योंकि तुम स्टूडेंट हो तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया सकता कि तुम वहां पर जो है वो इतना नई चीज एकदम से सोच पाओगे, उसको टाइम लिमिट में सोल्व कर पाओगे। जैसे मेरे को तो मिल गया टाइम सोल्व करने का एक दिन, तुम्हें थोड़ी वहां पे एक दिन का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का में भी चैलेंज आता है, लेकिन ये फॉर्मेट यही तुम्हें करना है, अपनी नॉलेज को तुम्हें बैक करना है विद द नॉलेज जो तुमने ली है, ठीक है। अब मैं उस दूसरी वाली बात को डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या बात है भाई, वो कुछ इस तरह से बात है। तो ये पूरे पर जो हमने डिस्कस किया है टेक्निकली हाइगन प्रिंसिपल ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है, अगर तुम ध्यान दे पाओ तो वो वाली बात कुछ ऐसी है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनना होता है, हम जानते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, लेट से, ठीक है, बोल सकते हैं ना, लेट से यहां पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड डिस्कनेक्ट हो जाए तो मुझे बता देना, 90% डाटा कंज्यूम हो चुका है, तो मैं स्विच कर लूंगा। हाँ नहीं स्विच कर लेंगे, दूसरा सिम अपने पास, बजट है अपना इतना। तो देखो जरा, तो इसमें ये बोलता है कि एक इमेज फॉर्मेशन के लिए ना, जो यहां से जो दो ये लेट से ये वेव फ्रंट निकल रहा है यहां से, ठीक है, ये वेव फ्रंट जो है वो सेम डिस्टेंस पर हम जानते हैं कि सेम फेज में होगा, ठीक है। यहां पर एक वेव फ्रंट निकल रहा है, तो अगर इस इमेज को फॉर्म होना है तो जो वेव फ्रंट यहां पर सेम फेज में थे, इमेज पर वो वेव फ्रंट दोबारा से सेम फेज में कल्मिनेट करने चाहिए, नहीं तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी यहां पर निकल रहे थे, सोर्स से जो निकल रहे थे जो वेव फ्रंट, जैसे ये वाला और ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट सेम फेज में, ठीक है। भाई वेव फ्रंट होता है क्या, सेम फेज वाले वेव्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो वहां से हमें वेव फ्रंट मिलता है, ठीक है। तो यहां पर जो सेम फेज में अल्टीमेटली वो दोबारा से सेम फेज में इमेज में कल्मिनेट होने चाहिए, नहीं तो हमें जो है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक ईएम वेव को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ठीक है। तो अगर ये, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कंसेप्ट मेरा नहीं है, मैंने खुद सीखा है, ठीक है। तो ये जो भी मैं दे रहा हूं तो इससे मुझे थोड़ा फील कम आया, इसलिए मैंने पहले वाला मेथड अपना डिस्कस कर दिया, ठीक है। बाकी ये वाला मेथड ज्यादा छोटा लग रहा है मुझे, ज्यादा बेहतर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे अपने को जो हाइगन समझ में आ गया, मे भी उससे अपने को हाइगन उतना अच्छे समझ में ना आए, ठीक है। तो लेकिन काम शायद जल्दी बन जाए। तो ये बोला कि अगर यहां से यहां सेम फेज में जो ये वाला पार्टिकल जा रहा है और ये वाला जो पार्टिकल जा रहा है अल्टीमेटली सेम फेज में पहुंच रहे हैं, तो इसका एंगल मस्ट बी सेम, जो ओवरऑल हम इसका मेजर करेंगे। तो ये बोल रहा है क्योंकि लाइट सोर्स पे डिपेंड करती है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम हो ही गया, ठीक है। और जब ये यहां पर पहुंचे तभी उसी टाइम में इसको भी यहां पर पहुंचना है, ठीक है। यही इसका बेसिक पर्पस हो गया, तभी तो वो दोनों मर्ज करेंगे, नहीं तो फिर वो अलग अलग ही हो जाएंगे, एक पहले पहुंच गया एक बाद में पहुंच गया, तो वो तो मर्ज ही नहीं किया टेक्निकली। यानी कि ये वाला लाइट रे जब यहां पर पहुंच रही है, इस वाली लाइट रे को भी उसी टाइम में यहां पर पहुंचना है। तो ओमेगा भी सेम हो गया यहाँ पर,
और टी भी सेम हो गया, सेम टाइम में वो पहुंच रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि के एक्स मस्ट बी सेम। तो अगर के एक्स सेम है यहाँ पर, तो इस वाली को उसने R1 का नाम दे दिया है ना, और इस वाली को उसने R2 का नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि K1 R1 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू K1 R1 यहां वाला पूरा एवरेज मिला करके, ठीक है, इज इक्वल टू यहां के एवरेज के बराबर होना चाहिए, विच इज K2 R2। और K को उसने बोला कि K होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा 1 R1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा 2 R2। 2 पाई कट गया, और लैम्डा का वैल्यू तुम लिख सकते हो, लैम्डा कितना होता है C बाई एफ, लैम्डा इंटू में एफ इज इक्वल टू क्या होता है C, तो लैम्डा हो गया C बाई एफ। जब हम लिखेंगे लैम्डा हमारा कितना बन जाएगा, लैम्डा हमारा बन जाएगा C1, ठीक है, लाइट का स्पीड पहले मीडियम में, और यहाँ पर हो गया लैम्डा C बाई F1। एफ तो सेम ही है, तो F1 लिखने जो नहीं, F लिख दो, और यहाँ पर हो गया हमारा F R2 बाई C2, F से F कट गया, तो C1 को लिख दिया है उसने, तुम जानते हो C1 क्या होता है, C बाई म्यू, तो ये हो गया μ1 R1 इज इक्वल टू μ2 R2 बाई C चाहो तो कर सकते हो, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो μ1 R1 जो है वो किसी भी पाथ का μ2 R2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें इस वाले तरीके से सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दूं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ये नहीं दिखाया कि कितना छोटा पड़ रहा है इससे, तो मे भी तुम इसको ड्रॉप ही कर दोगे, तुम कहोगे सर हमने पहला वाला तरीका समझ लिया है, हमें तो वही समझ में आ गया और वही अच्छा भी है। मुझे देखो, मैं अगर ऑनेस्टली पूछो तो मेरे को तो ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि हर टाइम पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से तुम्हें करके दिखाऊं तो इस वाले क्वेश्चन में बड़ा ही छोटे से काम हो जाएगा। तो सीधा हमारा इसका क्या काम होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर क्या काम होगा। हालांकि तुम देख पा रहे हो कि इसमें मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये मैंने सीखा है, जो चीज तुम सीखते हो उसमें तुम्हें इतना यकीन नहीं होता, जो तुम खुद निकालते हो तुम्हें ज्यादा यकीन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट में मैं करूंगा थोड़ा सा और इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा डीपली, मे बी रिलेटेड। तो ये बोल रहा है कि अगर ये लाइट यहां पर आ रही है, ठीक है, तो ये f डिस्टेंस पर कन्वर्ज हो रही है, तो ये वाली लाइट लेट से तुम्हारी r डिस्टेंस r हाइट पर है, तो ये तुम्हारी ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये बोल रहा है इन दोनों के म्यू आर मस्ट बी सेम, तो हमने यहां पे जो बोला है इन दोनों के म्यू आर मस्ट बी सेम, इसको इसने ऑप्टिकल डिस्टेंस का नाम दिया, ऑप्टिकल डिस्टेंस। ऑप्टिकल डिस्टेंस होता है कि लाइट जो है जितने टाइम में लाइट ने किसी मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतने टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। बट तुम इसको म्यू आर थोड़े टाइम बिंग के लिए म्यू आर ले लो, और यही हम इसी से हम स्लैब वाला भी निकाल सकते हैं। जो स्लैब का हम बोलते हैं ना कि YDSC में 2 स्लैब को रख देते हैं, तो उसके कारण जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है वो भी हम इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। खैर एनीवेज मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आर हो गया, ठीक है। अब इसने बोला कि यहां पर इसने कितना चला, यहां पर इसने चला म्यू इनटू में डी, थिकनेस डी है इसका, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, प्लस में ये आर है ये एफ है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कितना चला, ये चला म्यू नॉट में, तो म्यू नॉट इनटू में डी प्लस में एफ। तो यहां से मेरा म्यू निकल करके आ गया, कितना म्यू निकल करके आ गया, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो पूरे को डी से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट, है ना, डी से डिवाइड हो गया, और प्लस में एफ बाई डी, और यहां पे मैं डी से डिवाइड कर दूंगा और मैं एफ कॉमन निकाल लूंगा, तो एफ बाई डी और 1 प्लस में आर स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कुछ माइनस में भी आएगा, मैंने सब प्लस में कर दिया शायद, हाँ ये वाला माइनस में जाएगा, है ना, ये वाला, तो यहां से हमारा इसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वाला हमारा आ गया माइनस में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो है वो म्यू नॉट मैंने कॉमन ले लिया है और मैंने प्लस एफ डी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी 1 माइनस में, और यहाँ पे अगर देखोगे तो बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे तो -1 और माइनस का आर स्क्वायर बाय 2f स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट माइनस में एक एफ से एफ कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय 2df। तो ये वाला मेथड तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, देखो कितनी आसानी से इसमें आंसर आ गया है एज कम्पेयर टू उसमें हमने कितना दिमाग लगाया है, कैसे वेव फ्रंट होंगे क्या होंगे क्या, लेकिन उसमें हम ज्यादा बेहतर विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो मुझे तो वो ज्यादा अच्छा लगा। कल कुछ और बेसिक चीज आते हैं तो मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये भी एक मेथड है, इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा जल्दी 7 मिनट अपने पास और है, पहले वाला क्वेश्चन भी करके दिखा दूं तुम इससे कैसे कर सकते हो पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया, हमने इसमें देखा, हमने बोला कि दोनों का म्यू आर सेम होना चाहिए, अगर लाइट इमेज फॉर्म कर रहा है तो यहां से म्यू आर, यहां से म्यू आर
मस्ट बी सेम। तो यहाँ का हमने बोल दिया म्यू इंटू में डी, यहाँ का बोल म्यू नोट इंटू में डी, यहाँ का बोल दिया म्यू इंटू में डी। ये तो दोनों एयर में ही है, तो डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसका चाहो तो म्यू लिख सकते हो 1, इसका भी म्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। म्यू इंटू में आर, म्यू इंटू में आर कर रहे हैं, ठीक है। इससे ओपीडी जीपीडी सेम कर दिया है। हाँ वाईडीएस, हाँ तो ये उसी से है कि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, तो वहां से जो है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए उन सेम का वेव फ्रंट्स का, ठीक है। सॉर्ट ऑफ ये है, तो कर लेंगे इसको। मे बी इसका मुझे इतना वो नहीं है इसका अभी। हाँ जो तुम कह रही हो प्राची, काम तो जो है वो करीब करीब वही हो रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो इसके अंदर भी हम कर सकते हैं इस वाले को, देखो मैं लगा के तुम्हें दिखा देता हूँ, तो और मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी मैं ये सब डिस्कस कर दूं, एक सेकंड जरा रुको, एक सेकंड जरा ना, इरेज हो जाए भाई, चलो ठीक है। तो इसमें देखो जरा मैं स्लैब में डिस्कस कर दूं। ये तो हैंग हो गया मेरे ख्याल से, क्या चक्कर है, नहीं आ गया। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखो इसमें भी मैं कर देता हूँ जल्दी सी, मिनट 6 ही रह गए, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, 6 मिनट तो काफी होते हैं। तो इसमें भी ये वही बोल रहा है कि अगर तुम देखोगे टेक्निकली तो ये वाली लाइट रे तुम्हारी मुड़ जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली लाइट रे तुम्हारी चलेगी, क्योंकि ऊपर जो है म्यू ज्यादा है तो धीरे चलेगी, ठीक है, और नीचे वाली चली तुम्हारी तेज, तो ऐसे ये मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसने बोला कि ये जैसे ही मुड़ जाएगी तुम्हारा ये वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। तो आगे तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है, तो यहां तक भी हमें ऑप्टिकल डिस्टेंस को और ज्योमेट्रिक जो तुम बोल रही हो, हमें फेज डिफरेंस नहीं चाहिए, फेज डिफरेंस के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। तो अगर ऊपर वाले में बोलेंगे तो कितना होगा, अगर हम टेक्निकल देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ऊपर वाले में हो जाएगा म्यू प्लस में डेल्टा म्यू इंटू में डिस्टेंस हो गया एल, और नीचे वाले में बोलेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो यहां तक आ गया, और ये वाला सेम फेज में होना चाहिए, इज इक्वल टू नीचे वाले में कितना हो जाएगा म्यू एल प्लस में ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया डी। तो यहां से अगर हम देखेंगे म्यू एल कट गया, तो ये जो डिस्टेंस जो है ये कितना निकल करके आ गया, डेल्टा म्यू एल निकल करके आ गया, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आ गया, तो हम जानते हैं ये हमें चाहिए ये वाला थीटा, तो ये थीटा वही होगा जो ये वाला थीटा होगा। तो दोबारा साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला साइड विच इज डेल्टा म्यू यू एल अपॉन में ये थिकनेस जो है, ये हम बात करें थिकनेस हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, डी दे रखा है, तो डी, और ये साइन थीटा थीटा हो जाएगा, तो जो हाइट बनेगी वो बनेगी एफ इंटू में थीटा विच विल बी एफ इंटू में डेल्टा म्यू इंटू में एल बाय डी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। तो तुम्हें अगर ये छोटा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम ऐसे कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर जब भी वो दोबारा सेम फेज में आ रहे हैं, जब भी तुम नया वेव फ्रंट बना रहे हो, और जो तुम्हारा इनिशियल वेव फ्रंट था, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, जो तुमने नया वेव फ्रंट बनाया, जो तुम्हारा इनिशियल वेव फ्रंट था, उनमें म्यू आर को सेम कर दो। जैसे हमारा पुराना वेव फ्रंट था, ये नया वेव फ्रंट है ये, तो नए फ्रंट का ये वाला पार्टिकल जो है वो कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। अगर मैं लाल पेन से बनाऊं, यहाँ आया, और इसे कहाँ आया, यहाँ आया, और पुराने वाले कहाँ था, यहाँ, उसका कहाँ था, यहाँ था। तो ये जो म्यू आर है और ये जो म्यू आर है, ये होना चाहिए सेम। ऐसे ही हमने इस वाले क्वेश्चन में किया, अगर तुम देखो तो, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा वेवफ्रंट सेम था और इमेज में कल्मिनेट हो रहे तब भी वेवफ्रंट सेम है, तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा ना अंदर से चीजें कम नजर आ रही हैं। मेन बात यहाँ पर बस यही है कि ऊपर से काम हो रहा है फिर से, लेकिन ठीक है, जिसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट गलत है, मे भी अब मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस कंसेप्ट की अभी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा और डीपली इसको समझने की जरूरत है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन उस वाले कंसेप्ट में जो है वो हम देख पा रहे हैं कि फंडामेंटली हो क्या रहा है धीरे धीरे, तो मुझे वो ज्यादा लॉजिकल लगा और मैं हाइगन को बहुत अच्छे से समझ गया उस वाले फंडे के थ्रू। दोनों मेथड समझ गए तो बहुत अच्छी बात है प्राची। एक मैं फटाफट जो है 3 मिनट में एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं, ठीक है, और फिर हम जो है वो इस क्लास को खत्म करेंगे। 3 मिनट हमारे पास रह गई है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर दूं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये तुम्हारा कुछ इस तरह से है, ये तुम्हारा एक मीडियम है, लेट से यहां से तुम्हारा एक वो चलता हुआ आ रहा है, एक वेव फ्रंट चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, और ये एंगल हमारा θ1 है, तो लंबी हो तो गई, और कितनी लंबी लेंगे ठीक है, देखो जरा, ये चलता हुआ आ रहा है और यहां पे हमारा कुछ ऐसा हो गया, पूरी हो गई 2 टुकड़े, और भी लंबी लेनी है कोई, और क्या लंबी लेनी है, ऐसे तो लेते ही रहो फिर।
ये तो रोज इतनी हुई, रोज इतनी नहीं, रोज तो जल्दी छोड़ देते हैं। पहले जल्दी इस क्वेश्चन को करो, थीटा 2, ये थीटा 2 हो गया। तो बताओ थीटा 1 बड़ा होगा या थीटा 2 बड़ा होगा, क्या रिलेशन रहेगा, क्या रहेगा मतलब रिलेशन? मैं रीनेट नहीं करूंगा। यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो छोटी है, यहाँ पे लैम्डा 1 जो है वो छोटी है, लैम्डा 2 जो है वो बड़ी है। तो यहां से हमें म्यू का मालूम पड़ जाएगा, म्यू का मालूम पड़ जाएगा तो हम बता पाएंगे डेंसर जाएगा या क्लोजर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कनेक्ट। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये जो लैम्डा 1 है दैट इज स्मॉलर, और लैम्डा 2 जो है वो हमारा क्या है, बड़ा है। तो हम जानते हैं लैम्डा क्या होता है, लैम्डा किसी मीडियम में वो होता है लैम्डा वैक्यूम में अपॉन में म्यू। तो जिसका लैम्डा बड़ा है उसका म्यू जो है वो छोटा होगा, इसका मतलब म्यू 2 जो है दैट इज स्मॉलर एंड म्यू 1 इज दैट इज म्यू 1 जो है वो ग्रेटर है। अगर म्यू 1 अगर ग्रेटर है तो यानी कि ये जो हमारा मीडियम है दिस इज डेंसर और म्यू 2 इज रेयर। तो अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारा लाइट ऐसे था और ये लाइट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। तो हम वेव फ्रंट यहाँ पे बना सकते हैं कि इसके जो वेव फ्रंट है वो ऐसे होंगे, कैसे होंगे इसके वेव फ्रंट, ऐसे, और इसके जो वेव फ्रंट है वो ऐसे होंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहे हैं ये बड़ा ही छोटा बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएंगे दैट विल बी बिगर। तो थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा 2 जो है हमारा बड़ा होगा, ये सभी समझ में आ गया। और तुम वैसे ही बोल सकते हो कि डेंसर मीडियम में जो है वो एंगल छोटा बनता है, ठीक है, और लाइट रे जो एंगल बनाती है वो बनाती है वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल बनाएगी, और वेव फ्रंट जो बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल का, तो एंगल सेम ही होगा। लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो ये जो वर्टिकल से एंगल बना रही है थीटा 1, यही वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल से बनाएगा। तो अगर हम सीधा लाइट रे के फॉर्म में बात करें तो लाइट रे आ रही है डेंसर से रेयर, तो ऐसे मुड़ रही है, तो ये वाला जो एंगल है यही थीटा 1 होगा और ये वाला जो एंगल है यही थीटा 2 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, ये वाली बात डिस्कस करनी थी, बात डिस्कस कर दी। तो ऐसे हाइगन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं।